Hello dear students, today in our social science class we are going to discuss chapter 2 what is around us. In this topic we will discuss the things around us. So let's start. Dhanvin was roaming in the garden with his mother while walking. A question arose in his mind. Dhanvin asked his mother, "What is land made up of?" Mother replied, "Do you see the sun every day? The sun too has a family which is known as solar. Our earth is one of the members of the solar family. The most important point of that only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings." वन डे धनवीर नाम का एक बच्चा अपनी माँ के साथ गार्डन में वॉक करने गया। सडनली वॉक करते हुए उसके माइंड में क्वेश्चन आता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये जो हमारी लैंड है ये किस तरह से बनी है, इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है। मदर ने उसको रिप्लाई करते हुए कहा कि तुम डेली सन को देखते हो ना। तो जिस तरह हमारी अपनी फैमिली होती है उसी तरह सन की भी अपनी फैमिली होती है जिसको हम सोलर फैमिली के नाम से जानते हैं। हमारी जो अर्थ है उसमें जो हमारा सन है उसकी सोलर फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं और उन सभी मेंबर्स में सिर्फ जो हमारी अर्थ है वो एक ऐसा मेंबर है जिसके पास जो मीन्स लिविंग बींग्स हैं उनको एग्जिस्ट करने के लिए सभी तरह की चीज सूटेबल एलिमेंट्स जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, एयर सभी इस हमारी जो अर्थ है उस पर अवेलेबल हैं। जनरली इट इज़ बिलीव्ड दैट पार्ट ऑफ सन which has been detached from the sun after the collision is earth. At the time of its origin it was in the form of a fireball. This fireball started to cool down slowly. Many elements to the earth got transformed into liquid and further into solid form. During this process the elements which got transformed into solid are known as lithosphere. The elements which got transformed into liquid are known as the hydrosphere. The elements which transformed into gases came to be known as atmosphere. Above all, the living world which developed due to land, water and air came to be known as biosphere. In this way, the four spheres came into existence on earth. जनरली ऐसा माना गया है, ऐसा सुनने में आया है कि जो हमारी अर्थ है वो सन का ही एक पार्ट है जो उससे एक बार कभी अलग हो गया था किसी वजह से। जिस समय ये इसका अर्थ का कॉलिजन हुआ था सन के साथ तो उस समय जो हमारी अर्थ थी वो एक फायर बॉल की तरह थी, वो बहुत गर्म थी। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारी जो अर्थ है वो कूल होने लगी और आज के समय में हम जो देखते हैं ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। इसी तरीके से जो अब हमारी जो अर्थ है उसमें उसके बहुत सारे एलिमेंट्स अलग अलग जैसे कि कुछ लिक्विड और कुछ सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हुए। इस प्रोसेस के अंतर्गत जो एलिमेंट्स मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट हुए उसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। फिर जो मीन्स लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुए उसको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं और जो एलिमेंट्स गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हुए उसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऑल लिविंग वर्ड्स विच डेवलप ड्यू टू लैंड, वाटर एंड एयर मीन्स जिसमें ये सभी चीज़ इंक्लूड हुई हैं उसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इन दिस वे ये अब हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में इन सभी जो स्पेयर्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट इनको सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस लिथोस्फीयर। द स्पेयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज लिथोस्फीयर। लिथोस मीन्स रॉक एंड स्पेयर मीन्स लेयर। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटीरियल like rock. Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. This layer is almost 64 km to 100 km thick. The thickness of the lithosphere is not the same everywhere on the earth. Similarly, their interior and exterior do not have identical physical features. It is mostly made up of substances like soil and rocks. द स्पेयर जिस पर हम एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लिथोस का जो मीनिंग है वो है रॉक एंड जो स्पेयर है उसका मीनिंग होता है लेयर। जो हमारी अर्थ की अपर लेयर है वो सॉइल और सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है जैसे कि रॉक्स। लगभग 29% हमारे सरफेस का जो है वो अर्थ कवर करती है उसको और उस जो लिथोस्फीयर है दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट 64 टू 200 किलोमीटर और इसकी जो थिकनेस है वो 64 टू 100 किलोमीटर तक है।
द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फेयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, ये सब जगह से एक जैसे नहीं है, सिमिलर नहीं है। और इसका जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है वो दोनों आइडेंटिकली फिजिकल फीचर्स उसके वो भी सेम नहीं है। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंसेज लाइक सॉइल एंड रॉक्स, और स्पेशली जो मटेरियल इसको बनने में यूज़ हुआ है वो सॉइल एंड रॉक्स हैं। Landforms like mountains, plateaus, plains and valleys are seen on lithosphere. The temperature increases as we move towards the center of the earth. The molten rocks in the interior of the earth are known as magma. There are many gases present in the interior of the earth which rise up with pressure and heat, but the pressure of rocks of the surface of the earth is equally strong. Thus balance between the two is maintained, so the crust of the earth does not break. When the balance between the two is not maintained, the crust breaks and a volcano erupts. Mummy, how is the lithosphere useful to us? हमारे लिथोस्फीयर पर हम डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स देखते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज़। ये सभी हमें लिथोस्फीयर पर देखने में मिलते हैं। और जैसे जैसे कि हम ऊंचाई की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, तब पृथ्वी के भीतरी भाग में जो पिघलते हुए रॉक्स हैं उसको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में कई तरह की गैसें मौजूद हैं जो प्रेशर बढ़ने की वजह से और हीट के साथ ऊपर की तरफ उठती हैं, लेकिन पृथ्वी की जो सतह है उसके अंदर चट्टानों का दबाव भी उतना ही मजबूत है। इस प्रकार दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ईजी हो जाता है। इसलिए पृथ्वी की जो सतह है वो कभी टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है। जब इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो पृथ्वी की सतह टूटती है और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, जैसे कि हम वोल्केनिक इरप्शंस के नाम से जानते हैं। अब धनविन फिर अपनी मदर से पूछता है, मम्मी क्या लिथोस्फीयर हमारे लिए यूज़फुल है? वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम इफ़ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर? विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गॉट वाटर to drink, agriculture for food, minerals for industries and forest? Draw means उसकी मदर उसको समझाते हुए बोलती है कि अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो हम अपने रहने के लिए घर कहाँ बनाते। लिथोस्फीयर के बिना हमारी जीवन के लिए जो लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पीने के लिए पानी, एग्रीकल्चर लैंड, मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट मीन्स ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा जीवन आधारित है। तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ लिथोस्फीयर पर ही अवेलेबल हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोस्फीयर। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इज़ द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ. इट इंक्लूड्स द ओशियंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स on the surface of the earth. The area of water is more than that of land. Hydrosphere covers 70% of the earth of surface. A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. These oceans are Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Arctic Ocean. All these oceans are connected with each other. The water bodies close to the land are known as seas, bays, straits, gulf, etc. The oceans on the earth are huge and deep valleys with depth of 10 to 11 km are located at their bottom. The ocean's bed has similar features like that of the surface of the earth. It has high mountains, plateaus, vast plains, valleys, etc. हाइड्रोस्फीयर अर्थ का लिक्विड कंपोनेंट है जो ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स को इंक्लूड करता है। अर्थ सरफेस पर जो लैंड एरिया है उससे ज़्यादा वाटर एरिया है। हाइड्रोस्फीयर 71% अर्थ सरफेस को कवर करता है। वाटर बॉडी हाइड्रोस्फीयर कैरीज मीन्स जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें ओशियन सबसे ज़्यादा वाटर का अमाउंट कैरी करता है। दीज ओशियंस आर पैसिफिक एशियंस, अटलांटिक एशियंस और ये आपका इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ये सभी ओशियंस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ये जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं लैंड पर मीन्स जो बेज हैं, सीज हैं, स्ट्रेट, गल्फ्स एट्सेट्रा, ये सभी वाटर बॉडीज़ वाटर को कैरी करने के लिए लैंड के बहुत क्लोज हैं।
द ओशन ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप वैलीज विद डेप्थ, जिनकी जो ओशंस हैं, जो वैलीज़ हैं, लगभग 10 to 11 किलोमीटर उनके जो बॉटम में सीज के ये उपस्थित है। जो ओशियंस हैं वो अर्थ सरफेस की तरह ही ओशियन बेड में भी सिमिलर फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी जो लैंड है उस पर प्लेट्यूज, वास्ट प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा पाए जाते हैं। मम्मी, हाउ मच वाटर विल देयर बी द इन द सीज सिंस सी वाटर इज़ सॉल्टी इट इज़ यूजफुल टू अस। अब फिर से धनवीर अपनी मम्मी से क्वेश्चन करता है कि मम्मी, जो ये सी वाटर है वो बहुत सॉल्टी होता है, तो इसके सॉल्टी होने के बावजूद भी क्या ये हमारे लिए इसका कुछ बेनिफिट है, ये हमारे लिए यूज़फुल है? नाउ मम्मी एक्सप्लेन्स टू हिम, यस, ओशंस कंटेन 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। Some water is accumulated in the lakes and some flows in the rivers and some is stored in the interior of the earth as groundwater. The amount of potable water is less. Fresh water is precious. This fresh water is required by living beings for their existence. The moisture of rain, which is the main source of fresh water, comes from the ocean only. मम्मी उसको आंसर करती है कि हाँ, ओशियन हमारी जो अर्थ है उस पर जो टोटल अमाउंट है वाटर का उसका 97% कवर करता है। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप, जो बाकी जो रिमेनिंग वाटर है वो आइस कैप्स और कुछ वाटर झीलों में भी डिपॉजिट हो जाता है और कुछ नदियों में और कुछ ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में भी डिपॉजिट हो जाता है। जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रेशियस है, और हमारे पास जो पोर्टेबल वाटर है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है। और फिर दूसरा, जो फ्रेश वाटर है उसकी ज़रूरत हमें अपने जो डेली रूटीन के वर्क में उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। लिविंग बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए वाटर बहुत ही प्रेशियस है। फिर दूसरा, जो रेन के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी वाटर की ज़रूरत होती है। रेन के लिए जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर है और जो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है वो भी हमें ओशन से ही मिलता है। नाउ वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल, सॉल्ट, फिशेस एट्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज as we having living organism on the land. In the same way, the seas and oceans have aquatic life inside them. The tremendous force of waves, tides and currents of oceans are potential occurs for generating electricity. Besides, these oceans are also useful as waterways. इसके अलावा वैल्यूबल बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एट्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीज के थ्रू ही हम गेन कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर रहते हैं और उसी प्रकार जिस तरीके से लैंड के ऊपर हमारा जो जीवन है हम एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह सीज ओशियंस के अंदर भी एक्वेटिक लाइफ मीन्स एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे उसके अंदर एनिमल्स अपना जीवन, जिनका जीवन मीन्स पानी ही जिनका आधार है, सीज में ही उनका वो एग्जिस्ट करते हैं। देन वाटर के अंदर उसकी जो वेव्स हैं, जो टाइड्स है, ज्वार, उसकी जो धाराएं हैं ओशियंस के अंदर, वो सभी उनके अंदर जो वेव्स में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा ओशियंस हमारे लिए वाटरवेज की फॉर्म में भी हेल्पफुल है और यूज। नाउ वी विल डिस्कस एटमॉस्फेयर। द स्पेयर ऑफ एयर that wraps the earth from all sides is called atmosphere. It extends approximately up to 1600 km from the surface of earth. It cannot be seen clearly with the naked eye like lithosphere and hydrosphere. Atmosphere is composed of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganisms, etc. Atmosphere is colorless, odorless and transparent. Solid, liquid and gaseous element include in the atmosphere. It contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अपने आप में डिफरेंट गैसेस को इंक्लूड किए हुए हैं।
और फिर जो स्पेयर हमारा जो अर्थ है उसको चारों तरफ से कवर किए हुए है उसी को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर हमारी जो अर्थ सरफेस है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है लगभग 1600 किलोमीटर की है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हम अपनी खुली आंखों से नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, जैसे कि हम लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को देख पाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेस इन्वॉल्व हैं उसमें जैसे कि वाटर वेपर है, गैसेस हैं, डस्ट है, पार्टिकल्स है, स्मोक है, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना है। एटमॉस्फेयर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट इसमें इंक्लूड हैं और ये लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस इसमें इंक्लूड हैं। When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases, the atmosphere decreases. Carbon dioxide is heavy, so it is found more in the lower layer of the earth. Ozone gas comprises of a very small proportion in the air. This gas absorbs the ultraviolet rays from the sun and protects the earth from excessive heat of sun. This gas is more in proportion in the morning in the open ground and in the air near the seas. जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से हाइट की तरफ बढ़ते जाते हैं, एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व जो गैसेस होती हैं उनका अमाउंट डिक्रीज़ होने लगता है, वो कम होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवी गैस है, इसलिए ये जो सबसे ज़्यादा ये लोअर लेयर जो होती है एयर की उसमें पाई जाती है। ओजोन गैस बहुत ही जो इसका प्रोपोर्शन है एयर के अंदर वो सबसे कम पाया जाता है और ये जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो मॉर्निंग टाइम में सीज़ के आसपास का जो एरिया होता है ओशियंस के आसपास, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हमें मिलती है। और ये गैस जो है वो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उनको एब्जॉर्व करती है और उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से ये सन की हीट को कम करके ह्यूमंस की को प्रोटेक्ट करती है। सो ये जो गैस है ये ह्यूमंस के लिए बहुत ही सेफ और healthy मीन्स। नाउ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रिएचर ऑन अर्थ अलाइव. नाइट्रोजन रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन intensity of oxygen. Water is the most important component in the atmosphere. Due to heat, the water in the form of vapor evaporates and mixes with air, which is known as moisture. The process of cooling of vapor is called condensation. Various forms of moisture like dew, fog, clouds and precipitation are due to condensation. The effect of atmosphere is seen on human beings in every aspect of life, such as in their food habits, clothing, habitat, colors, economic activities, etc. इट मीन्स जो गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो अर्थ पर जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको सेफ रखती हैं, उनके जो लाइफ है उसको उनको जीवित रखने में हेल्पफुल होती हैं। दूसरी तरफ जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को घटाती हैं। वाटर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का और हीट की वजह से जो वाटर है वो इवोपरेट्स हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है एंड मिक्सेस विद एयर और एयर के साथ मिल जाता है जिसको हम मॉइस्चर के रूप में जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. पानी का जो कूलिंग होने का प्रोसेस है उसको कंडेंसेशन के नाम से जाने थे। और ये जो मॉइस्चर है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में देख सकते हैं, जैसे ड्यू, फॉग है, कोहरा है, ओस है, ये सारी चीज़ें। द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस पर उसके जो सभी एस्पेक्ट्स हैं, जो लैंड सरफेस पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब पर हमारे एटमॉस्फेयर का इफेक्ट देखने में आता है। जैसे कि हमारा फूड, हमारी हैबिट्स, हमारे एकोमोडेशंस, वो सभी चीज़ों पे दिखाई देता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐसी जो ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पे लोग वूलन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे मोस्टली कॉटन क्लोथ्स यूज़ होते हैं। उसी तरीके से फूड, उसी तरीके से उनका मीन्स जो घर होते हैं, उनके जो हाउसेस होते हैं, वो सभी में डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। नाउ मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन एटमॉस्फेयर. स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू of these particles. It is due to dust particles that it does not suddenly turn dark after the sunset, and it does not suddenly turn bright after the sunrise. The sun rays are
effect reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth, and we receive the light of the sun, we are able to listen to the sound due to the presence of atmosphere. That is why radio and दूरदर्शन टेलीकास्ट इज़ पॉसिबल। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी देखे जा सकते हैं। सन रेज का स्प्रेड होना, उनका विजिबल होना भी इन्हीं डस्ट पार्टिकल की वजह से पॉसिबल है। डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सडनली, जैसे कि क्या होता है जब हमारे सनसेट होने के जस्ट बाद अंधेरा ना होना, या फिर सनराइज़ होने के जस्ट बाद एकदम से रोशनी ना होना, ये डस्ट पार्टिकल का ही एक कॉज है। इसके अलावा जो सन रेज हैं हमारी, वो जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। डस्ट पार्टिकल की वजह से ही जो सन रेज हैं वो बैक कन्वर्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो हमारी अर्थ है वो जो सनलाइट है उसको रिसीव कर पाती है। उसको रिसीव करना सनलाइट, वो भी ये डस्ट पार्टिकल की वजह से ही पॉसिबल है। और फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो हम साउंड सुनते हैं वो भी हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से ही पॉसिबल है कि हम साउंड को सुन पाते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट कॉज, ये जो हमारे यहाँ अर्थ पर हम देखते हैं रेडियो और दूरदर्शन का जो टेलीकास्ट है वो भी इन्हीं डस्ट पार्टिकल की वजह से पॉसिबल है। इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेयर है। सो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।